Hello everyone. So now we are starting our our part 2 of the chapter 12 that is atoms. तो पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया था जिसमें हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि बीच में एटम के एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हमने उस लेक्चर के एंड में देखा था कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो उन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना न्यू मॉडल दिया जिनका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। एंड जो उन्होंने स्पेसिफिकली बात की वो हाइड्रोजन एटम के लिए की थी। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, उन्होंने हाइड्रोजन एटम का केस लिया था क्योंकि बिकॉज नेचर में सबसे जो सिंपलेस्ट एटम फाइंड किया जाता है वो एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्लस में बीच में एक प्रोटॉन होता है एंड उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर के केस में रदरफोर्ड के केस में हमने उसकी एक लिमिटेशन देखी थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के आसपास, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो लूज़ करता जाएगा और जो है वो प्रोटॉन के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हमें देखा गया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बोहर ने इसके लिए कुछ पॉस्टुलेट दिए थे कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो बोहर हैज़ गिवन सम postulates, we will see that. So it is, so Bohr give 3 postulates एंड ये जो postulates दिए थे उन्होंने वो क्लासिकल प्लस क्वांटम कंसेप्ट को यूज़ किया था। क्वांटम क्लासिकल कंसेप्ट वो होता है जो कि हम जैसे कि जो हमारे न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन है, जो कि हमारे आसपास के जो वर्ल्ड है, जैसे कि हमारे आसपास की जिसमें चीज़ें थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं, जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, हमारी आसपास की ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, उन पे जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वहाँ जो लॉज लगते हैं वो क्लासिकल लॉज होते हैं। क्वांटम लॉज जैसे कि न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन है वो क्वांटम पे लागू नहीं होता है। इसका मतलब क्वांटम कंसेप्ट मीन्स जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर किया बोहर ने एंड उसने 3 पॉस्टुलेट दिए। तो बोहर का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? बोहर सेज दैट कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन certain fixed stable orbits with fixed energy. मतलब ये बोहर ने कहा कि ये एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसके आसपास ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी इस, मान लो कि इस ऑर्बिट के अंदर घूमने लग गया या फिर इस ऑर्बिट के अंदर घूमने लग गया, ऐसा नहीं है। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, जैसे कि मान लो कि ये वो ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन इसी में ही घूमता रहेगा, रैंडमली वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। सेकेंड, मान लो कि एक और वो ऑर्बिट है, वो ये वाली ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में ही घूमेगा, वो रैंडमली यहाँ कहीं भी ऐसे इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। तो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट है यहाँ वो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, जो स्पेसिफिकली उसकी ऑर्बिट है, जैसे कि ये है, अगर ये है तो उसी में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट्स, एंड वो ऑर्बिट्स कैसी हैं? वो स्टेबल हैं। ठीक है, विद फिक्स्ड एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनमें कैसी, एक फिक्स्ड वैल्यू है उसकी। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि 2 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी 2 जूल ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, जब वो घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी वो कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, एंड इन जो ऑर्बिट्स हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बोहर ने इनको नाम दिया दैट इज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये वाली ऑर्बिट भी कौन सी है?
दिस वन ऑल्सो इज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंड वो उनके लिए स्टेबल ऑर्बिट्स हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट पॉस्टुलेट गिवन बाय बोहर. नाउ व्हाट सेकेंड पॉस्टुलेट, व्हाट बोहर सेज. सेकेंड पॉस्टुलेट में बोहर ने बताया कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट कौन सी ऑर्बिट है. ठीक है, तो इसमें उन्होंने थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ किया. एंड द बोहर सेज दैट इलेक्ट्रॉन revolve in certain discrete non-radiating orbits for which angular momentum of electron is integral multiple of h cut, or we can say h by 2 pi, or we can say it is h by, it is h cut is what, h cut is equals to h by 2 pi. This is what Bohr second postulate says. So what it wants to say कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूमेगा. तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है. दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv/r. ठीक है, कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसका रेडियस r है. ठीक है, विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से घूम रही है वो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mv/r. एंड अकॉर्डिंग टू बोहर दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मीन्स n, एंड इट इज h कट, दैट इज h बाय 2 पाई और nh. दिस इज लाइक दिस. ठीक है, वेयर n इज व्हाट, n हमारा होगा 1 2 3 4. इंटीग्रल मतलब कोई भी इंटीजर होगा, कंप्लीट होल इंटीजर. फाइन. सो नाउ what is meaning of n equals to 1 2 3. It means the orbit. ठीक है, in which orbit is electron. For example n equals to 1 ऑर्बिट में है, वो n equals to 2 ऑर्बिट में है, वो अभी हम और डिटेल में आगे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट बोहर सेज एट mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई. ठीक है, सो इसका मतलब कि जो भी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें रेडियस mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई है, ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा. सिर्फ वो वाली ऑर्बिट्स जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, बाकी ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व नहीं करेगा. ठीक है, तो दिस इज कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व. नाउ we will see what is n equals to 1 and n equals to 2. Now one more thing, Bohr says that the energy, this is second postulates, the electron in such orbit shall not lose energy. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, एंड इट मीन्स कि एनर्जी जो है ना उसकी एक ऑर्बिट में एनर्जी इज़ कांस्टेंट. ठीक है, तो जैसा कि हमने रदरफोर्ड के केस में देखा था कि उन्होंने बताया था कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते करते जो है वो न्यूक्लियर के अंदर कोलैप्स हो गया. तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, एंड ये mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई आया, इसको हम बोलते हैं क्वेंटाइजेशन. वी कॉल दिस एज क्वेंटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, दिस इज क्वेंटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड ये आया कहाँ से,
हाउ दिस इज़ लाइक ये आया कहाँ से, ठीक है। तो जो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई है ना, इसको रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कहाँ से आया, ठीक है। एंड इसका जो प्रूफ है दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। तो इसको वी विल कवर इट एट द एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ द टॉपिक, कि ये एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई आया कहाँ से। तो इसको बोहर ने सिर्फ बताया था कि ये कंडीशन होगी, ये वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। इसको प्रूफ किया था अलग साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली, एंड उन्होंने ये काम बोहर के एटॉमिक मॉडल के 10 साल बाद किया था। मतलब जब बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था उसके 10 साल बाद जाके उन्होंने ये प्रूफ किया कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई आया कहाँ से, ठीक है। सो दिस इज़, अभी हमने पढ़ा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है, उन्हीं में वो घूमता है। एंड वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स कौन सी है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, या फिर जिसमें उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वेंटाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब कि एच कट है, 2h कट है, 3h कट है, दिस इज दिस। एंड एच हमारा जो होता है दैट इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच क्या है हमारा, इट इज़ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। ये एक कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। So this is Planck's constant. So this is a second postulate. Now what the third postulate says? In the third postulate, बोहर ने explain किया, बोहर ने क्या explain किया कि the radiation is emitted or absorbed. रेडिएशन का मतलब क्या है, कोई भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि लाइट वेव हो गई या फिर हमारी इंफ्रारेड वेव हो गई, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम रेडिएशन कह रहे हैं। इज एमिटेड और ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, हमारा दिस इज़ अवर न्यूक्लियस, फाइन। अब इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम पा रहा है। जैसे कि मान लो ये है हमारी एक पहली ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये है दूसरी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। वैसे ही हमारी मल्टीपल्स ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। ये दिस इज़, सो ये हमारी दूसरी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। वैसे ही ये है हमारी तीसरी ऑर्बिट जिसमें जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है वो घूम सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जैसे अगर ये हमारी n है तो इसको हम बोलेंगे n इक्वल्स टू 1। दिस इज़ व्हाट एयर, जो n हमारा था ना इंटीग्रल मल्टीपल, n इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा था ऑर्बिट, ठीक है। तो ये है n इक्वल्स टू 1 मीन्स पहली ऑर्बिट, फिर ये है n इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, और ये है हमारी n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट। ऐसे ही और भी बहुत सारी ऑर्बिट्स पीछे होती हैं, ठीक है। तो बोहर ने इसमें क्या बताया कि द रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। मान लीजिए कि पहले हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर है, इस ऑर्बिट में, ठीक है। अब आपने जैसे कि उसको इलेक्ट्रॉन है वो किसी से कोलाइड किया या फिर उसको हीट मिली किसी भी तरीके से कि उसकी जो है वो उसमें एनर्जी ज़्यादा आ गई। जब कभी किसी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट हो जाता है, वो जंप करता है, तो फिर वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन and it jumps from n equals to 1 to n equals to 2, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को चेंज कर लेता है, वो ऊपर जंप करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन इधर ही है, मान लो n इक्वल्स टू 3 में है, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने n इक्वल्स टू 3 में, एंड उसके बाद उसने जो है वो n इक्वल्स टू 2 में आ गया, ठीक है। उस जंप मतलब इसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई। तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेडिएशन को एमिट करता है, ठीक है। इसने ये एमिट की है, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2 मीन्स हायर ऑर्बिट से अगर वो लोअर ऑर्बिट में आया, हायर टू लोअर,
अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू ऑर्बिट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट्स रेडिएशन, ठीक है, वो एक रेडिएशन को एमिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एंड जंप कर रहा है, इस केस में वो लोअर टू हायर जाता है, लोअर टू हायर, तब वो रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है वो बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट था, ठीक है। अब इसमें केस में उन्होंने एक और बताई थी कि जो रेडिएशन निकल रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है। जो ये रेडिएशन निकल रही है, इस केस में वह रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एंड इस केस में एमिट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो रेडिएशन निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो उसके लिए मान लो कि जो हमारी n=1 है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो हमारी एनर्जी है दैट इज़ E1, ठीक है। n=2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, E2, ठीक है। इस केस में n=3 में एनर्जी कितनी है इसकी, E3, ठीक है। तो उसने बताया कि h nu, ठीक है। इस केस में हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, ये हमारा केस 1 है, ठीक है। तो इस केस में लिखते हैं इसकी एनर्जी कितनी होगी। इसमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, जब 2 से 1 में गया, ठीक है, जब 1 से 2 में गया, सॉरी, तो इस केस में हमारी h न्यू जो होगी, मतलब कि न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट जो उसने एब्जॉर्ब की है उसकी, इट विल बी E1, सॉरी E2 माइनस E1, इट विल बी E2 माइनस E1, मतलब कि जो उनके एनर्जी का डिफरेंस होगा वो वाला होगा, ठीक है। अगर हम इस केस में बात करें, हमारा दिस इज अवर केस 2, ये वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो n=3 से n=2 में आया, इस केस में हमारी एनर्जी क्या होगी, h न्यू विल बी E3 माइनस E2, ठीक है। तो उन दो ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस, सो रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जो एब्जॉर्ब हुई है, एमिट हुई है, डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट। सो कितनी रेडिएशन की, अगर क्या कहते हैं हम, हमारा जो ऑर्बिट्स हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस अगर ज़्यादा है, तो जो रेडिएशन निकलेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। सो दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स जो कि बोहर ने दिए थे। इसके बाद उन्होंने और भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया था कुछ रेडियस के बारे में और टोटल एनर्जी कितनी होगी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो जैसे कि बोहर ने बोला था कि द क्वेंटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो पहली कंडीशन क्या है हमारी कि mvr=nh/2π, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। एंड हमने रदरफोर्ड वाले में पढ़ा था, एंड इसमें भी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के आसपास रिवॉल्व करता है, तो इसमें हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसकी तरफ कौन, मतलब कि जो हमारा उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जो कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो हमारा एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें हमारा mv²/r जो है वो हमारा जो कोलम्बिक हमारा अट्रैक्शन होता है, दिस इज ke²/r², ये हमारा जो हमारा कूलम्स लॉ है k(q1q2/r²), उसी से हमने निकाला है ke/e/r², वेयर r इज द रेडियस जो हमें फाइंड करना है, फाइन। So this is this. So now we have to find r. So we will see from 1. From 1 we can see v की वैल्यू क्या होगी, it will be nh/2πmr. This is the value of v. Now we will put this value of v in equation 2. Put this इन इक्वेशन 2, हम वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इट विल बी m n² h² 4π² m² r² इक्वल्स टू ke²/r²।
दिस इज हेयर, एंड एक और भी आर है बाहर, ठीक है, m बाई आर वी स्क्वायर. नाउ आर स्क्वायर से, सो यहाँ से हम देखेंगे क्या कैंसिल होगा. सो हेयर वी कैन सी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट आर विल बी इक्वल्स टू, आर ऊपर चला जाएगा, इट विल बी m, एक m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी n स्क्वायर so r will be n square h square 4 pi square m k e square. Wait a minute. मम्मा आ रही 10 मिनट में. ठीक है 10 मिनट में आ रही. So it will be r equals to n square h square 4 pi square m k e square. This will be the value of r. तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे कि फॉर हाइड्रोजन एटम वी आर कंसिडरिंग द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो फॉर हाइड्रोजन एटम के केस में, सो if there is a one proton and one electron, so we will keep this in mind if we need it. तो इसमें हमारा h जो होगा, h is Planck constant, इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, इट इज़ जूल सेकेंड. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, इट इज़ 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. देन वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमारी 9 into 10 raised to power 9, एंड e की वैल्यू है हमारे पास 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. एंड वी विल पुट ऑल द वैल्यूज, एंड व्हाट वी विल गेट, द आंसर वी विल गेट इज, we will get r is equals to, it will be putting all the value, we will get n square into, it will be 0.529 Armstrong. Armstrong means 10 raised to power minus 10 meter. Fine. So it will be 0.529 into 10 raised to power minus 10 meter. So व्हाट इज़ एन, एन ये हमारी जो है वो ऑर्बिट है, ठीक है. तो इसमें हम एन को 1 पुट कर देंगे, तो 1 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. सो इफ़ वी पुट आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 1, तो जो हम सॉरी वी विल पुट एन इक्वल्स टू 1 ना, वी पुट एन इक्वल्स टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट का हमारा रेडियस कितना होगा, ठीक है. तो हमारा जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो जब हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, मतलब कि सेकेंड ऑर्बिट के केस में, तब हमारा जो सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसमें हमारा r कितना आ जाएगा, r1 है या r2 है, दिस विल बी 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड इट विल बी 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की डायग्राम को ड्रॉ करें, सो व्हाट इट मीन्स कि सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज़ अवर न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट, एंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका रेडियस कितना है, दिस इज़ 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग. पहली ऑर्बिट है ना, n इक्वल्स टू 1 के लिए, दिस इज़ n इक्वल्स टू 1. Fine. Then we are having n equals to 2. That means we are having second orbit n equals to 2. तो इस केस में आपका जो वो रेडियस है, ठीक है, it is what? It is 2.116 Armstrong, ठीक है. This is r equals to 1. So this n equals to 1 के लिए, n इक्वल्स टू 2 के लिए, एंड जो n इक्वल्स टू 1 है ना, इस ऑर्बिट को मीन्स बोहर्स, इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए जो हमने रेडियस निकाली है दैट इज़ 0.529, इसको हम बोलते हैं बोहर रेडियस भी बोलते हैं,
बोहर रेडियस मीन्स दिस थिंग इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स रेडियस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए इन्होंने ऑर्बिट्स निकाली थी। एंड इसमें एक और हम बात देख सकते हैं कि आर जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसमें हमारी जो स्पेसिंग है ना दैट इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड मीन्स आर इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल इसमें हमारी आर जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है एंड इसके आसपास जो ऑर्बिट्स हैं पहले उनमें ज़्यादा गैप है। ठीक है, फिर उनमें गैप थोड़ा कम होता जाएगा, मतलब कि इक्वली स्पेस नहीं है, उनमें जो स्पेसिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दिस इज लाइक दिस। So we can say orbits are not equally spaced, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ हमारा जो r है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर आप रेशो निकालोगे r1 r2 r3 r4 r5 की, ठीक है, तो वो कितनी आएगी, इसमें 1 आएगा, r1 के केस में 1 है, इसमें केस में 2 होगा, इसके केस में 9 होगा, इसके केस में इट विल बी 16, इट विल बी 25 एंड दिस इज सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिंग देखोगे ना तो वो बराबर रेशो में नहीं है। ठीक है, अगर आप इसमें देखो स्पेसिंग इट विल बी 3, इट विल बी 5, ठीक है, इट विल बी, इसमें से आप 16 में से 9 घटाओगे तो इट विल बी 7 और सो ऑन दिस। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो इंटरस्पेसिंग है दैट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, नाउ वी विल डू एनर्जी। वी हैव ऑलरेडी डन इट इन ऑन द केस ऑफ रदरफोर्ड के केस में भी हमने टोटल एनर्जी जो है वो फाइंड की थी एंड दैट विल बी सेम इन द केस ऑफ बोहर्स। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अगर वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो बोहर्स के फर्स्ट पोस्ट जो हमने जो वो किया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा हमारे कूलम्बिक अट्रैक्शन के, तो हम उसी को यूज़ करेंगे इसमें। सो वी नो दैट एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू एफ the force of attraction, coulombic attraction, we can write coulombic attraction, इसको हम पुट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन इट इन रदरफोर्ड, सेम एज रदरफोर्ड, बट थोड़ा सा लास्ट में अलग होगा, वी विल सी इट। ठीक है, तो इसमें हमने किया था कि हमारा mv² बाय r है दैट विल बी इक्वल्स टू k e² बाय r²। वी हैव डन दिस। ठीक है, एंड अगर हमारे पास अगर बीच में एक प्रोटॉन नहीं है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन कुछ एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z हैं, z इज़ द एटॉमिक नंबर, देन वी कैन राइट इट एज kZe²। सो ठीक है, एक Ze है एंड यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। सो इधर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी k q1 q2 बाय r का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं k q1 q2 बाय r का स्क्वायर, यहाँ से ये चीज़ आई है। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अब हम इसमें से हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी r से r कैंसिल हो जाएगा एंड हाफ से मल्टीप्लाई एंड हाफ से डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी इट विल बी काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी, इट विल बी kZe² बाय 2r। दिस इज़ अवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेम वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, इट इज़ k q1 q2 बाय r। दिस इज़ अवर पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी माइनस kZe² बाय r। दिस इज़ अवर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी, इन दोनों को ऐड हम करेंगे, इट विल बी माइनस kZe² बाय 2r। अब इतना जो चीज़ है हमने रदरफोर्ड वाले में ऑलरेडी कर ली थी। अब हमें पता है कि r क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, एंड रेडियस की अब हमें वैल्यू पता है,
तो इस रेडियस की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी की भी वैल्यू आ जाएगी. सो नेक्स्ट वी विल डू we will put value of r from here. ठीक है, let us give the name it as equation star. So putting value of r from equation star. ठीक है, तो हमारे इसमें टोटल एनर्जी जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट विल बी माइनस के जेड ई स्क्वेयर टू इट विल बी एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन यहाँ आएगा 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर. सो दिस इज़ द वैल्यू. नाउ वी विल, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. इट विल बी माइनस, इट विल बी 2 पाई स्क्वेयर एम के का स्क्वेयर हो जाएगा के स्क्वेयर जेड यहाँ भी जेड आ जाएगा क्योंकि उधर हमने जेड लिया नहीं था. आर के केस में यहाँ भी जेड आएगा क्योंकि ई स्क्वेयर है ना, तो फिर ई इंटू जेड ई स्क्वेयर, तो इट विल बी जेड स्क्वेयर एंड ई की पावर 2 यहाँ 2 यहाँ, इट विल बी 4 डिवाइड बाय एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर. ठीक है, जब हम इसमें पूरी वैल्यूज़ पुट करेंगे, मींस मास की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे एंड के की वैल्यू पुट करेंगे, जेड की कोई वैल्यू डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन रहेगी, E4 की वैल्यू पुट करेंगे एंड एच स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारी जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इट विल माइनस 21.76 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू 10⁻⁻19 जूल. दिस इज़ द वैल्यू इन जूल. एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो इसकी फेमस जो हम मोस्टली याद रखते हैं दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 डिवाइड बाय जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज़ what we have to learn it. ठीक है, तो r की ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न इट. इसमें n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेडियस आता जाएगा. ठीक है, तो सही हमारे पास ये एनर्जी का है. इसमें एनर्जी में हम z क्या है हमारा, z इज़ द, जो हमारा न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर कितने उसका अटोमिक नंबर है, न्यूक्लियस का अटोमिक नंबर, दिस इज़ z. फाइन. एंड n क्या है, उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, 10 1. ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए केस के लिए बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम का जो अटोमिक नंबर होता है वो z कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है तो उसका z कितना है, 1 है. ठीक है, एंड तो इसमें हमारी एनर्जी बन जाएगी जो माइनस 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन, मतलब कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करती है. ठीक है, एंड इसमें हमने एक और बात देखी कि एनर्जी जो है ना नेगेटिव है, एनर्जी इज़ नेगेटिव. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंडेड टू, नेगेटिव साइन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंडेड टू न्यूक्लियस, बाउंडेड टू न्यूक्लियस. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा नहीं सकता है, वो उससे बाउंडेड है, अट्रैक्शन का फोर्स उस पर लग रहा है. ठीक है, एंड अब हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी होगी. तो E1 अगर हम लें, अगर हम n को 1 पुट करें तो इट इज़ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइन. अगर हम E2 को पुट करें, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आएगा एंड इट विल बी 13.6 डिवाइड बाय, ये डिवाइड हो जाएगी एनर्जी, इट विल बी डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4. ठीक है, तो इसमें जो हमारी एनर्जी आएगी दैट विल बी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव में है. ठीक है, अगर हम 3 भी कर लेते हैं, E3 कितनी आएगी, इट विल बी माइनस 13.6 डिवाइड बाय 9. ठीक है, तो इट विल माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, इनमें से सबसे कम वैल्यू है हमारी, नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है ना, तो इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन में जो जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही नेगेटिव साइन के साथ वो कम हो जाती है. तो मतलब कि सबसे कम जो एनर्जी है वो n इक्वल्स टू 1 में होगी, लोएस्ट एनर्जी. ठीक है, तो
जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज़ अवर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो हमारी n=1 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो सबसे कम एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। एंड जैसे जैसे n=2 होता जाएगा, ये दिस इज n=1, जैसे n=2 इसमें एनर्जी थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है, हायर एनर्जी, and then it is n=3, that is more energy, more higher energy। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, so as n increases, ठीक है, तो एनर्जी क्या करती जाती है हमारी, इंक्रीजेज करती जाती है, ठीक है। एंड n=1 हमारा जो है ये लोएस्ट एनर्जी का केस है, एंड इसको हम ये बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फाइन। n=1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट स्टेबल स्टेट, मतलब n=1 में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहना चाहता है, वो उसकी पसंदीदा जगह है, ठीक है, एंड उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। सो दिस वॉज अबाउट एनर्जी। Now we will see so जो हमने इधर डायग्राम भी बनाई थी, कहाँ गई वो डायग्राम, सो हियर इट इज़, so now we will do this is topic is energy level diagrams। जैसे कि एनर्जी हमने देखा ना, इसमें -13.6 है, इसी को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी विल नाउ मेक एनर्जी डायग्राम्स, एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के केस के लिए कर रहे हैं हम। मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन की ये ऑर्बिट्स हैं, जिसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की n=1 के लिए ये स्ट्रेट लाइन बनाई है हमने, दिस इज़ फॉर n=1, ठीक है। इसमें उसकी एनर्जी कितनी है, E1, जो कि हमने पढ़ी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर हमने बनाई n=2, इसको थोड़ा दूर करते हैं, n=2, ठीक है। इसमें इसकी एनर्जी कितनी है, इट इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे n=3, इसमें इसकी एनर्जी है E3, दिस इज़ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड देन बताएंगे हम n=4, n=5, n=6, 7, 8, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। एनर्जी का भी एंड ऑर्बिट आर का भी, ठीक है। हियर वी कैन सी कि हमारी एनर्जी कैसे है, एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, ठीक है। तो n के साथ साथ हमारी एनर्जी, जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या करती जा रही है, अगर हमारा n बढ़ता जा रहा है तो हमारी एनर्जी क्या करती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है। एंड नेगेटिव साइन भी है उसके आगे, इट इज़ -13.6। जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज़ करता जाता है हमारी एनर्जी भी इंक्रीज़ करती रहती है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। लेकिन वो कैसे इंक्रीज़ करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n के साथ, मतलब कि मोर रैपिडली करती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे कि n बढ़ता रहता है वैसे मोर रैपिडली हमारी एनर्जी जो वो इंक्रीज़ करती रहती है। तो ऊपर जाके हमारे पास कंटिन्यूस ऑर्बिट्स आ जाती हैं, ठीक है। दे आर मोर क्लोजर एंड क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। अगर हम n को इधर नाउ
this is how energy levels are diagrams are represented. And we will see here that one thing that हेयर जब हमारा इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम है, वो इस स्टेट में है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज़ इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मतलब n=1 में, एंड ये इसकी स्टेबल जगह है, ठीक है, इट इज़ स्टेबल एयर, मोर स्टेबल, ठीक है। अगर आपने उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी है, ठीक है, आपने उसको कहीं से, उसको हीट से या फिर उसको किसी कोलिजन से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा इस स्टेट में है n=2 में, तो हम कहेंगे कि ये दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दीज ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स, these all are what these all are excited state of electron, fine. So these all are excited state of electron. So this is n=4 5 6 7 8 9 so on, ठीक है। एंड अब आप देखो कि एनर्जी हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, ठीक है। तो पहले आपकी n के लिए मान लो वैल्यू आपकी बदल रही है, जैसे कि n आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो आपका एनर्जी क्या हो गई, यहाँ इसके केस में आपकी E थी वैसे नेचुरली, ठीक है, E/1 हो गई, ठीक है। फिर इस केस में आपकी E/n² है ना, तो इट विल बी E/4 हो जाएगी, E/9 हो जाएगी, E/16 हो जाएगी, E/25 हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी एनर्जी जो इंक्रीज़ कर रही है वो किस रेट पे कर रही है, वो स्क्वायर के रेट पे कर रही है, ठीक है। इसलिए ये जाके ऊपर जो है वो एकदम इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम। नाउ वी सी what is atomic spectra. Now we will study our atomic spectra. So atomic spectra होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, we have hydrogen gas and we